नमस्कार। आज हम लोग चिंतन के प्रकार टाइप ऑफ थिंकिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं इसके पहले हम लोग चिंतन के बारे में, क्योंकि भाषा और चिंतन दोनों का लगा हुआ टॉपिक है, तो चिंतन के प्रकार मुख्य रूप से देखिए, चिंतन एक बहुत जटिल चिंतन भी होता है, एक बहुत सरल चिंतन भी होता है, एक बहुत आलोचनात्मक चिंतन भी होता है, एक संश्लेषणात्मक चिंतन भी होता है, सृजनात्मक चिंतन भी होता है। तो कौन से स्तर पे कौन लोग कौन से चिंतन करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ, टेट, सीटेट, नवोदय, केंद्रीय या यदि आपके नेट वगैरह में भी इस तरीके से भी चिंतन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एक तरीके से आप समझ लेंगे, जो थिंकिंग होती है, समस्या को समाधान करना, किसी परिस्थिति में को समायोजन करना, संप्रत्यय कंसेप्ट को क्लियर करना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आप जहाँ भी हैं, आप इसीलिए सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि आप थिंकिंग करते हैं, आप चिंतन करते हैं। तो मनुष्य ही सबसे सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि वह थिंकिंग और चिंतन करता है। तो चिंतन कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे आप प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन या कंक्रीट थिंकिंग या मूर्त चिंतन भी इसे कहेंगे। मूर्त मतलब जो चीज़ दिखाई दे, तो यह छोटे स्तर का चिंतन होता है, निम्न स्तर का चिंतन होता है। छोटे कक्षाओं में इस प्रकार के चिंतन का प्रयोग किया जाता है। और छोटे बच्चे हो गए, पशु पक्षियों में चिंतन हो गए, छोटे जानवरों में इस प्रकार का चिंतन होता है, पागल व्यक्तियों में इस प्रकार का चिंतन होता है, और एक तरीके से मानसिक विकलांग भी कह लिया जाए चिंतन होता है। जैसे किसी भी कुत्ता है, अपने मालिक को देख करके पूंछ को हिलाने लगता है, बच्चे को पेन दिखा करके बता दिया जाता है कि ये पेन है। तो इस प्रकार का चिंतन जो प्रत्यक्ष बोधात्मक या मूर्त चिंतन है, क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के लोगों द्वारा किया जाता है, तो पशु पक्षियों या छोटे बच्चों द्वारा किया जाता है, और पागल व्यक्तियों द्वारा, पागल बच्चों द्वारा किस प्रकार का चिंतन किया जाता है, प्रत्यक्ष बोधात्मक यानी कंक्रीट थिंकिंग या मूर्त चिंतन किया जाता है। बस इतना याद आप रखेंगे कि निम्न प्रकार का चिंतन कौन सा, प्रत्यक्ष बोधात्मक या मूर्त चिंतन। दूसरा आपका है संप्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो देखिए ठीक उसी का उल्टा, आप जो संप्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन, अमूर्त का मतलब जो चीज़ दिखाई न दे उसके बारे में चिंतन करना, भाई उससे थोड़ा सा जो है ये कठिन होगा और उससे थोड़ा सा जो है अच्छा भी सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। क्यों कि इसमें जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है उस चीज़ के बारे में चिंतन किया जाता है, कंसेप्ट का प्रयोग किया जाता है, कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है। और इस प्रकार का चिंतन जो है सर्वाधिक प्रचलित चिंतन है। किसी वस्तु को कुछ दिन बाद देखने पर याद आ जाना, जैसे मेरे बच्चे को पढ़ाया गया कि कोई लेसन पढ़ाया गया और उस चीज़ के बारे में फिर डिस्कस हुई, तो बच्चा तुरंत उस चीज़ के प्रश्न का उत्तर वो दे देगा। या किसी छोटा बच्चा है, किसी भी एनिमल से, चाहे काऊ हो गया चाहे डाग हो गया, उसको दिखा दिया गया और बता दिया गया कि डाग है या काऊ है, फिर उसके बारे में बाद में वो देखता है तो वो समझ जाता है कि भाई ये जो है एक तरीके से ये डाग है या काऊ है। तो यह इसमें शब्द और वाक्यों का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से ज्ञान पर यह आधारित होता है। बस नाम से यह स्पष्ट है, इसे आप समझ जाएंगे कि यह जो है जो अमूर्त चिंतन है यह आपके मूर्त चिंतन से अच्छा माना जाता है। यह ज्ञान पर आधारित होता है और इसमें शब्द और वाक्य का प्रयोग होता है, और इसमें सर्वाधिक प्रचलित चिंतन, सबसे अधिक प्रचलित चिंतन कौन सा है, आपका अमूर्त चिंतन है। दिखाई न दे फिर भी उसके बारे में हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कम कर रहे हैं, समस्या समाधान कर रहे हैं। तो अगला है सृजनात्मक या कल्पनात्मक चिंतन, जिसे क्रिएटिविटी थिंकिंग कहते हैं। यह भी देखिए अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। भाई क्या है सृजन कर, किसी चीज़ का क्रिएटिविटी करना, किसी चीज़ के बारे में निर्माण करना, कल्पना करना, हाइपोथेटिकल बात करना, है ना, कि सोचेंगे समझेंगे तभी किसी समस्या का समाधान करेंगे। तो इस तरीके से कल्पना पे आधारित होता है, पूर्व अनुभव पे आधारित होता है, अपने पूर्व ज्ञान पे आधारित होता है। पावलोव जैसे नहीं कि पावलोव जो प्रयोग कर रहे थे अधिगम वाला, लर्निंग वाला, तो उसमें जो कुत्ता था घंटी बजती थी, उसके बाद उसको भोजन मिल जाता था, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्होंने केवल घंटी बजाया, भोजन को नहीं दिया, फिर भी उसके मुंह में लार आ जाती थी। वो उसके अंदर ये हाइपोथेसिस मतलब एक कल्पना हो जाती थी कि भाई अब भोजन मिलने वाला है। तो इस तरीके का अगर एग्जाम्पल आएगा कि आप देखेंगे पावलोव जो कुत्ते का प्रयोग किया घंटे बजा करके उसको मुंह में लार का आ जाता था, तो कौन सा प्रकार का चिंतन था, सृजनात्मक या कल्पनात्मक चिंतन था, क्रिएटिविटी थिंकिंग थी। उद्देश्य नई चीज़ का निर्माण इसमें होता है भाई, और यह चिंतन किसी भी चीज़ से बाध्य नहीं होता है। सृजनात्मक करना है या पुराने नियमों से बाध्य नहीं होगा, पुरानी परंपराओं से बाध्य नहीं होगा। स्वयं समस्या उत्पन्न होती है और बालक या व्यक्ति जो है स्वयं समस्या का समाधान भी करता है। जैसे वैज्ञानिक हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए, या जितने भी हायर
एजुकेटेड हायर क्वालिफाइड लोग होते हैं, इस प्रकार के चिंतन का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार का? क्रिएटिविटी थिंकिंग का। अगला है आपका विचारात्मक या तार्किक चिंतन, जिसे रीजनिंग थिंकिंग कहते हैं। ये देखिए कि ऊंचे स्तर का चिंतन है, नाम से ये स्पष्ट है। तार्किक चिंतन, भाई तर्क की कसौटी पे किसी चीज़ को कस करके जब उसको मानते हैं वही चीज़ सत्य होती है। भगवान बुद्ध भी कहे हैं कि मुझे मत मानो, जो सही है उसे मानो, तर्क की कसौटी पे उसको कसो, नहीं। तो इस तरीके से जो तार्किक चिंतन होता है सबसे ऊंचे स्तर का चिंतन होता है। अभी क्वेश्चन आता है सबसे ऊंचे स्तर का चिंतन कौन सा होता है? तार्किक चिंतन होता है। सबसे निम्न स्तर का चिंतन कौन होता है? प्रत्यक्ष बोधात्मक या मूर्त चिंतन होता है। यहाँ भी आप स्पष्ट करेंगे। और इसने बताया था कि यह सबसे सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है। इसमें जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान किया जाता है। केवल मनुष्य द्वारा ही ये प्रकार का चिंतन किया जाता है, इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, सर्वश्रेष्ठ। और समस्या, इसमें समस्या का होना भी जरूरी है। अभी तार्किक तभी न करेंगे, समस्या होगी सब तभी समझ करेंगे। और ये जॉन डीवी ने इसे विचारात्मक तार्किक चिंतन को, जॉन डीवी ने, किसने कहा था विचारात्मक चिंतन? जॉन डीवी ने कहा था। तो देखेंगे कि भाई इस चिंतन में सबसे ऊंचे स्तर का चिंतन, एक निश्चित लक्ष्य होता है, जटिल समस्याओं का हल होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है। जॉन डीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन किया। अगला अभिसारी चिंतन या निगमन चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब देखेंगे कि अभिसारी चिंतन जो होता है वह किसी समस्या को समझाने के लिए केवल एक ही पहलू से सोचता है, एक ही उत्तर उसका ढूंढता है, उसको कहते हैं अभिसारी चिंतन। कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, निगमन चिंतन कहते हैं। यह परंपरागत चिंतन होता है, जैसे कोई चीज़ चली आ रही है, अब जैसे कि उसको समस्या खोजने का वो प्रयास, एक सरल समस्या खोजने का प्रयास करता है, केवल एक ही दिशा में सोचने लगता है। जैसे मान लीजिएगा गुणा करना है, फार्मूला है 5 × 5, तो 5 यानी 5 25 हो गया, यानी 5 × 5 25 हो गया। या मान लीजिए फार्मूला दे दिया गया है, टर्म ने दिया था कि IQ बराबर मेंटल एज इंटू 100 क्रोनोलॉजिकल एज, तो इंटेलिजेंट कॉन्टेंट यानी बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आय गुणे 100 वास्तविक आय। तो ये इसी आधार पे IQ निकाली जाएगी। तो ये एक सीधा सीधा फार्मूला है। तो इस चिंतन में जो है जो विद्यालय में बहुविकल्पी प्रश्न वगैरह आते हैं या छोटे स्तर की जो होती हैं, एक दिशा में सोचने का जो क्लियर होगा, तो उसको जो है ये अभिसारी चिंतन या निगमन चिंतन भी कहते हैं। अगला अपसारी चिंतन या आगमन चिंतन, डाइवर्ज थिंकिंग। इसमें कहता है इस चिंतन में कई दिशा में सोचना, कोई समस्या है तो उसे कई तरीके से सोचा जाएगा कि भाई ये समस्या कैसे सॉल्व होगी। आप समझ लें कि जैसे ये टार्च है तो टार्च जब जलाते हैं तो पूरा चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, नहीं, जो टार्च को प्रकाश को फैला देना जो है ये अपसारी हो गया। और जो टार्च के प्रकाश को बटोर देना जो है अभिसारी। नाम से देखिए कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि अभिसारी और अपसारी। तो अभिसारी का मतलब कि एक जगह जो है पूरी लाइट को एक जगह जो है समेट देना, और अपसारी का मतलब पूरा जो है प्रकाश को फैला देना। यानी जब कई तरीके से आप उस चीज़ को सोचते हैं, कई दिशा में जब सोचते हैं तो वो जो है आपका अपसारी हो जाएगा, डाइवर्ज थिंकिंग हो जाएगी। और ये सृजनात्मक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है कि इस समस्या को हल करने के लिए विभिन्न समस्या समाधान से एक उत्तम समाधान का निकाल करके जब उस समाधान को जो है योग्य माना जाता है, उस समाधान को अच्छा माना जाता है, तो उसको अपसारी चिंतन कहते हैं। नाम से ये स्पष्ट है, आप समझ जाएंगे कि भाई अपसारी का मतलब कि कई तरीके से किसी समस्या को सोचना और समस्या का सॉल्व करना। ठीक है। अगला क्रांतिक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। बहुत नाम से ये स्पष्ट है, क्रिटिकल नहीं करने के वाला, क्रिटिकल चीज़ है, बड़ा एकदम छोटी चीज़ है। अभी किसी कौशल युक्त संश्लेषण मूल्यांकन करना, किसी समस्या को जो बहुत सोच समझ करके बहुत अच्छे से जो है उसकी समस्या को समाधान करना, थिंकिंग करना, उस कौशल। इसमें स्वनिर्देशित होता है, मतलब अपने से आप निर्देश देंगे, स्व अनुशासित भी होंगे, स्वनियोजित प्रकार का होता है। अगला है आलोचनात्मक चिंतन। अपनी जैसे उसमें दोषों और गुण के आधार पर किसी भी व्यक्ति की आलोचना करना, उसकी अच्छाई बुराई, उसकी ऊंच नीच, अच्छे बुरे की पहचान करना आलोचनात्मक चिंतन हो गया। तो इस प्रकार से ये चिंतन के प्रकार हो गए। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।